अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, देखना, प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोक्लोरिनेशन एंड दैट टू इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स को मिला के प्रोडक्ट्स बनाने हैं हमें। मोनोक्लोरिनेशन मतलब सिंगल क्लोरीन को लगाते हुए। दो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और इनमें से एक क्वेश्चन जेई में ऑलरेडी आया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ रिलेटिवली सिंपलर वन। द सेकेंड क्वेश्चन इज अ बिट टफर, तो वो हम देखेंगे आफ्टर द फर्स्ट वन। तो आइए देखते हैं कि क्लोरीन हम किस तरीके से इस एल्केन पे कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं और फिर उनके स्टीरियो अगर बनेंगे तो कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है। अच्छा, स्टीरियो के नाम पे आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा एल्केन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला कोई सीन नहीं आने वाला, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ सकती है सिर्फ दो चीज़ों से, या तो रिंग हो या फिर डबल बॉन्ड का प्रेजेंस हो। यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है ऐसा, ना तो रिंग है ना डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है। तो स्टीरियो के नाम पे यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको मिल सकता है। ऑप्टिकल के लिए आपको देखने पड़ेंगे कायरल कार्बन्स। ठीक है। अभी फिलहाल अगर मैं इस कंपाउंड में देखूँ तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं, हर एक पोजीशन से मुझे क्या करना है, एच हटा के सी लगा के चेक करना है कि क्या कोई कायरल कार्बन बन रहा है। अगर कोई बन रहा है तो उसके स्टीरियोआइसोमर को भी काउंट करना पड़ेगा। अगर कोई कायरल कार्बन नहीं बन रहा तो वो एक ही काउंट होगा, फिर तो उसके स्टीरियोआइसोमर को गिनने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो देखते हैं, जैसे ये कॉर्नर वाला जो कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं Cl लगा दूं, सपोज मैं इस डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं Cl को, कॉर्नर वाले कार्बन पे मैंने एक Cl लगाया। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक Cl लगाया तो क्या कोई भी कार्बन ऐसा है जो आपको लग रहा है जो कायरल हो गया हो? ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है ना, कोई भी ऐसा कायरल कार्बन नहीं बना। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे Cl लगाने से सिर्फ एक ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इस पोजीशन की। अगर मैं यहाँ पे H हटा के, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, उनमें से कोई भी एक H हटा के अगर मैंने मान लो Cl लगा दिया, एक H हटा के अगर मैंने Cl लगा दिया, तो क्या कोई कायरल हुआ? क्या ध्यान से अगर देखेंगे तो यही कार्बन कायरल हो जाएगा जहाँ पे मैंने H हटा के Cl लगाया है। उसके अलावा तो नहीं हो रहा और कोई? ध्यान से देख लो, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई भी कायरल नहीं हुआ, सिर्फ यही कायरल हुआ। कायरल होने का क्या मतलब है बेटा? कायरल होने का मतलब है जैसे ये कार्बन कायरल होगा, मतलब इसके अबाउट आप टोटल 2 आइसोमर्स बना सकते हो। ये कायरल हो गया, इसका मतलब आप R भी बना सकते हो, ठीक है, और S भी बना सकते हो इस पर्टिकुलर कार्बन पे। मतलब आप H हटा के जब Cl लगाओगे तो 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हो, R या फिर S, या R एंड S बोल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं × 2 कि यहाँ पे जब आपने H हटा के Cl लगाया तो 2 आइसोमर्स मिलेंगे। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? R एंड S, है ना। R/S के बजाय मैं लिख देता हूँ R एंड S, ये दोनों ही बन सकते हैं और इनमें जो रिलेशन है वो कहलाएगा इनैंशियोमर्स, बिकॉज दे विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो R एंड S दे विल बी कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। ठीक है भाई। अगले कार्बन पे बढ़ते हैं। मान लो मैंने इसका हाइड्रोजन हटा के अगर Cl लगाने की कोशिश करी इस पॉइंट पे, H हटा के अगर मैं Cl लगाने की कोशिश करूंगा तो क्या कोई कायरल होगा? नहीं। इसके तो 2 ग्रुप्स तो मिथाइल मिथाइल लगे हुए हैं, कायरल नहीं होगा। ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली × 1 लिख सकता हूँ कि यहाँ पे H हटा के अगर Cl लगाओगे दैट विल बी ओनली काउंटेड एज अ 1 प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अच्छा, 2 पोजीशंस और बची मेरे पास। इन दोनों पोजीशन ये एकदम आइडेंटिकल पोजीशंस है, चाहे यहाँ Cl लगाओ चाहे वहाँ Cl लगाओ, स्ट्रक्चरली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो मैंने सपोज यहाँ का H हटा के यहाँ Cl लगा दिया। अब अगर मान लो मैं यहाँ Cl लगा रहा हूँ तो क्या कोई कायरल हुआ है? ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ Cl लगाता हूँ, बाकी कहीं नहीं लगा हुआ, सिर्फ यहाँ Cl अगर मैंने लगाया तो ये कायरल हो जाएगा। ये कार्बन तो कायरल नहीं होगा, लेकिन यहाँ Cl लगाते ही ये दोनों ब्रांचेस अलग हो जाएंगी। यहाँ हो गया CH2Cl, यहाँ हो गया CH3, दोनों ब्रांचेस एकदम अलग हो गई। इसका मतलब ये कार्बन कायरल हो गया। अगर ये कार्बन कायरल हो गया यहाँ Cl लगाते ही, तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन × 2 आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ये 2 वही हो गए R एंड S, जब इस कार्बन के अबाउट एक बार R होगा और दूसरा जब S होगा। तो R एंड S का मतलब वापस से ये जो 2 चीज़ें बनी हैं ये क्या कहलाएंगी? इनैंशियोमर्स। यहाँ पे भी इनैंशियोमर्स बनेंगे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आपसे पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो ये सब स्टीरियोआइसोमर्स ही तो हैं, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कहलाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कहलाएंगे 6। अगर ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स
ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या होता है भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर किन्हीं कंपाउंड्स में है उनको सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स बने, अब मैंने इसे बॉईल करना शुरू करा, तो जब मैं बॉईल करूंगा तो क्या होगा, इनैंशियोमर्स की हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो जब मैं बॉईल करूंगा ये तो अकेला उड़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ये जो दोनों हैं जो इनैंशियोमर्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। सपोज इसका 50 डिग्री है, सपोज इसका 60 डिग्री है, इसका 70 है, और इन दोनों का मिला के दोनों का ही 80 डिग्री होगा, आर वाले का भी 80 डिग्री, एस वाले का भी 80 डिग्री। तो ऐसे करके मेरे पास 4 अलग अलग टेम्परेचर्स हैं जिन पे ये सब के सब उड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर चारों के चारों उड़ गए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स कहलाएंगे 4। ये बात आई समझ में? इनैंशियोमर्स इकट्ठे उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो आप अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो उनको अलग नहीं मान पाओगे, आप इनैंशियोमर्स को अलग बिहेव नहीं करा सकते, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इकट्ठे उड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे निकालते हैं? दिस इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो तो आपको सब मिला जुला के पता चली जाएगा, वो 6 आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखना क्या फर्क है, बहुत थोड़ा सा फर्क था। यहाँ पे पहले से कोई भी कार्बन कायरल नहीं था, जबकि इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें एक कार्बन ऑलरेडी कायरल दिख रहा है जो कि है ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन ऑलरेडी कायरल है, तो मैं काम कर रहा हूँ इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स मान लेता हूँ, सपोज आर, क्योंकि अगर वो पहले से कायरल है तो या तो आर होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन होगा उस कायरल कार्बन के अबाउट। ये बात तो सही है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ आजू बाजू से Cl लगाना शुरू करता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है ना, कि कितने प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे H हटा के Cl लगाने की कोशिश करी, इस पॉइंट पे H हटा के Cl लगाने की कोशिश करी, क्या कोई नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ? है ना, यहाँ पे जैसे ही आप H हटा के Cl लगाओगे कोई नया कायरल कार्बन जनरेट नहीं हुआ, ये तो पहले से ही था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, ये R है, R ही रहेगा, उसको आप R या S नहीं मानोगे, या तो R मान लो या S मान लो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मैंने सपोज इसको R मान लिया, फिक्स मान लिया। अब अगर मान लो मैंने इस कार्बन का H हटा के Cl लगाया तो कोई नया कायरल कार्बन जनरेट नहीं हुआ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे *1, एक प्रोडक्ट काउंट होएगा, उसका H हटा के Cl लगाने को एक प्रोडक्ट काउंट करेंगे। अगले कार्बन पे अगर मैं बढ़ूँ, यहाँ से अगर मैं H निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं H निकालूंगा, देखना यही कार्बन कायरल हो जाएगा। यहाँ से H निकालते ही Cl लगाऊंगा, इसके चारों ग्रुप्स बदल जाएंगे, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे R एंड S दोनों पॉसिबिलिटीज है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे R एंड S दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अच्छा, इनमें रिलेशन क्या आएगा? अगर ध्यान से देखें पूरे मॉलिक्यूल को अगर इकट्ठा मैं देखूं, है ना, जब यहाँ पे R एंड S वाली सिचुएशन बन रही है तो ऐसा मान सकते हो इस कार्बन पे रहेगा R और इस कार्बन पे था R, एक कंपाउंड बनेगा जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसका R और इस वाले पे भी R। दूसरा कोई कंपाउंड बन रहा होगा जिसमें इस पे S आ रहा हो, लेकिन उसमें भी इस पे तो R ही रहेगा, तो दूसरा किसी कंपाउंड में ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा कि एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन R रह जाएगा, दूसरे वाले पे S आ गया, है ना। ये पर्टिकुलर 2 सेट्स बनेंगे। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या हम इन्हें इनैंशियोमर्स बोल सकते हैं? नहीं, दे आर नॉट इनैंशियोमर्स, बिकॉज इनैंशियोमर्स आर बेसिकली मिरर इमेजेस, और मिरर इमेज होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन अबाउट एवरी कायरल कार्बन मस्ट चेंज। एवरी कायरल कार्बन, यहाँ पे देखो R का S हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये R तो R ही रह गया ना, तो ये स्टीरियोआइसोमर्स तो हैं बिकॉज सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो रहा है, पर दे आर नॉट मिरर इमेजेस। तो स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, दे आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स, है ना। यानी यहाँ पे जो मैं इंटू 2 लिखूंगा, ये जो R और S वाली सिचुएशन है, ये जो इंटू 2 है ये डायास्टीरियोमर्स हैं, दे आर नॉट इनैंशियोमर्स बट दे आर डायास्टीरियोमर्स। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायास्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, बॉइलिंग पॉइंट उनका अलग होगा, यानी जब मैं बॉइल करूंगा तो वो जो 2 हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काउंट होंगे। दिस इज अ थिंग विच इज यूनिक, जो इसमें नहीं थी और उसमें है। ठीक है, बात करते हैं इस कार्बन की भी। अगर मान लो मैंने इस कार्बन का H हटा के Cl लगाया तो वापस से कोई भी नया कायरल कार्बन जनरेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो यानी इस पॉइंट के लिए भी मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली *1। ये मेरे प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, लास्ट आप उस पर अटैक करोगे जिस पे हमने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स माना हुआ था, लास्ट में उस पर अटैक करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे अटैक करने पे आ जाऊं तो इस पे अटैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखना, इस R को गायब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ये H निकालेंगे यहां पे बन जाएगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते ही इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2।
sp2 मतलब हो गया ये प्लेनर, है ना, ये 3 बॉन्ड्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब Cl ऊपर से भी अटैक कर सकता है, Cl पीछे से भी अटैक कर सकता है, मतलब कि यहां पे जब मैं Cl लगाऊंगा फाइनली तो ये वाला कार्बन खुद कायरल हो जाएगा और इस पे जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो बनेंगी R एंड S। R एंड S दोनों पॉसिबिलिटीज इस कार्बन पे आएंगी। जहां Cl लग रहा है वही कायरल हो जाएगा और अब जो पहले से वो फिक्स था R, वो अब फिक्स नहीं रहा क्योंकि उसका H तो हमने निकाल ही लिया। जब H ही निकाल लिया तो RS काय बात का, है ना, फिर तो वो प्लेनर सा अरेंजमेंट रह गया, बस sp2 हाइब्रिडाइज्ड अरेंजमेंट रह गया। अब Cl फ्रंट से अटैक करे चाहे बैक से अटैक करे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन जाएंगी। तो उसी को मैंने एक को R और एक को S मान लिया है। अच्छा, ये जो R और S है ये क्या है? ये कहलाएंगे इनैंशियोमर्स, है ना, ये अब कहलाएंगे इनैंशियोमर्स। ठीक है भाई, क्योंकि और किसी का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी फिक्स है। अब जो मेरे 2 कंपाउंड्स बनेंगे उनमें से किसी एक में आपको एक ही कायरल कार्बन दिखेगा जिसपे कॉन्फ़िगरेशन होगा R, कोई दूसरा दिखेगा जिसपे कॉन्फ़िगरेशन होगा S, और R और S एक दूसरे की क्या है? ऑब्वियसली इनैंशियोमर्स है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी मैं लिखूंगा into 2। ठीक है, लेकिन ये जो 2 हैं वो इनैंशियोमर्स हैं, दे आर नॉट डायस्टेरियोमर्स। इसका मतलब अगर कोई मेरे से पूछे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मेरा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का आंसर तो होगा 6। पर अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना आएगा? देखो इसको काउंट करोगे 1 2 3, ठीक है, 4 5, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आंसर आएगा 5। डायस्टेरियोमर्स को तो अलग अलग काउंट करेंगे क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, पर इनैंशियोमर्स को एक ही काउंट करना है क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट्स ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ जाएंगे 5। आई होप ये दोनों टाइप के केसेस आपको क्लियर है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी जेई में खैर आ भी चुका है। ठीक है, थैंक यू।